नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण क्या क्या हैं, संघात्मक लक्षण क्या क्या हैं, क्या भारत में एकात्मक और संघात्मक दोनों लक्षण पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, और किन किन देशों में जो है एकात्मक व्यवस्था है या संघात्मक व्यवस्था है, और भारतीय संघ पर कथन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एकात्मक व्यवस्था के बारे में। हम लोग देखते हैं कि एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, किसे एकात्मक व्यवस्था कहा जाता है। हम लोग सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। तो एकात्मक व्यवस्था का अर्थ होता है कि समस्त शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हो और स्थानीय सरकारों का जो अस्तित्व है वह केंद्र की इच्छा पर हो, उसे हम एकात्मक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन किन देशों में वर्तमान समय में एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है। अगर हम देशों की बात करें तो हम देखेंगे कि वर्तमान समय में नॉर्वे में एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है, फ्रांस में पाई जाती है, जापान में पाई जाती है, बेल्जियम में पाई जाती है, ब्रिटेन में पाई जाती है, चीन में पाई जाती है, नेपाल में, बांग्लादेश में, हॉलैंड और इटली में वर्तमान समय में एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है। फिर इसके बाद एक प्रश्न ये बनता है कि संघात्मक व्यवस्था क्या होती है, संघात्मक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संघात्मक व्यवस्था में जो शक्तियाँ होती हैं, पावर होती है, वह केंद्र एवं राज्यों के बीच बटी होती है, संविधान द्वारा लिखित रूप से बटी होती है, वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि वर्तमान समय में किन किन देशों में संघात्मक व्यवस्था पाई जा रही है। तो वर्तमान समय में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक व्यवस्था है, जर्मनी में संघात्मक व्यवस्था है, भारत में संघात्मक व्यवस्था है, अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है, स्विट्जरलैंड में संघात्मक व्यवस्था है और कनाडा में संघात्मक व्यवस्था है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण क्या क्या हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण क्या क्या हैं। अब हम एक एक लक्षणों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एकात्मक लक्षण में हमको मिलेगा कि संघ एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान। यदि संघ एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान हो तो वह एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। फिर इसके बाद दूसरा इसका लक्षण है केंद्र का अधिक शक्तिशाली होना। यदि केंद्र बहुत मजबूत है, शक्तिशाली है, तो वह एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। फिर इसके बाद है एकल नागरिकता, और एकल नागरिकता का सेंस होता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा तो भारत में एकल नागरिकता है, यह एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। जबकि दोहरी नागरिकता संघात्मक लक्षण को दर्शाता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। फिर इसके बाद एकीकृत न्यायपालिका। ये जो एकीकृत न्यायपालिका है, भारत में इस समय एकीकृत न्यायपालिका है, यह एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। जबकि दोहरी न्यायपालिका या द्वैध न्यायपालिका अमेरिका में है, वह संघात्मक लक्षण को दर्शाता है। अब हम लोग देखते हैं और भी क्या क्या जो है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को देखने को मिलता है। अन्य लक्षणों पर हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हमको मिलेगा कि संसद द्वारा राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन। यदि संसद द्वारा राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन होता है बिना राज्यों की सहमति से, तो वहाँ पर एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। जैसे भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, भारत के राज्यों के नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन संसद कर सकती है, यह एकात्मक लक्षण को दर्शाता है।
फिर दूसरा है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा। यदि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा हो रही है तो यह एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। फिर इसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास, जैसे अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं, तो ऐसी शक्ति जिसका उल्लेख ना तो संघ सूची में है, ना राष्ट्र सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, उसे अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है। और अवशिष्ट शक्तियों को भारत ने कनाडा से लिया है और इस समय अवशिष्ट शक्तियाँ भारतीय संविधान में किस में निहित है? संसद में निहित हैं। अब इसके बाद अन्य लक्षणों को हम लोग देखते हैं। अन्य लक्षण पर आते हैं भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति राज्यसभा के पास है। अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 312 में किया गया है और नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा कर सकती है। फिर इसके बाद यहाँ पर अन्य लक्षणों को अगर हम देखते हैं भारतीय संविधान के, तो आपको एकात्मक लक्षण मिलेगा कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्र सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे तो राष्ट्र सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? केंद्र सरकार को मिल जाता है। यह भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। जैसे आप देखते हैं कि राष्ट्र सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्र सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे तो राष्ट्र सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। यह एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। फिर इसके बाद अगला हम एकात्मक लक्षण को यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, ये भी किस लक्षण को दर्शाता है? भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। जैसे हम देखते हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है, राज्यपाल अनुच्छेद 200 का प्रयोग करके इस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं, तो यह भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। फिर इसके बाद है राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। यदि राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है तो ये भी एकात्मक लक्षण को ही दर्शाता है। फिर इसके साथ साथ अन्य चीज़ों पर हम लोग देखते हैं। जैसे आप सामान्य में देखेंगे कि राष्ट्र सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। लेकिन जब आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, तो राष्ट्र सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। ये भी भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। फिर इसके बाद अगला लक्षण आता है एकात्मक लक्षण कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर राज्य सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान के किस लक्षण को दर्शाता है? एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। फिर इसके बाद हम लोग अगला लक्षण को देखते हैं भारतीय संविधान के एकात्मक के कि राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करके राज्य की वित्तीय स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। ये भी भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। फिर इसके बाद अगला है राज्यों की केंद्र पर अधिक निर्भरता। राज्यों की केंद्र पर अधिक निर्भरता जो है ये भी भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। फिर महत्वपूर्ण विषय जो है संघ सूची के पास जो है यह भी भारतीय संविधान के किस लक्षण को दर्शाता है? एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। फिर इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण पर बात करते हैं तो समस्त वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए एक ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये भी भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाता है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संघात्मक का सेंस क्या होता है, संघात्मक का अर्थ क्या होता है। तो संघात्मक का अर्थ होता है कि शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र एवं राज्यों के बीच बटी हो, उसे हम लोग संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के कौन कौन ऐसे लक्षण हैं जो संघात्मक लक्षण को दर्शाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे लिखित संविधान। यह लिखित संविधान किस लक्षण को दर्शाता है? संघात्मक लक्षण को दर्शाता है। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसे कहा जाता है? अमेरिका को कहा माना जाता है। और ये भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण को दर्शाता है। फिर इसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। ये जो शक्तियों का विभाजन है ये भी भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण को दर्शाता है। फिर इसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, ये जो संविधान की सर्वोच्चता है ये भी भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण को दर्शाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च कौन है तो भारत में संविधान सर्वोच्च है। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, जैसे भारत की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। और स्वतंत्र न्यायपालिका किस लक्षण को दर्शाती है? संघात्मक लक्षण को दर्शाती है। फिर इसके बाद है द्विसदनीय विधानमंडल। ये जो द्विसदनीय विधानमंडल है, बाईकैमरल स्टेट है, या फिर हम कह सकते हैं कि बाईकैमरल जो है ये भी भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण को दर्शाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे और भी संघात्मक लक्षण। तो संघात्मक लक्षण में मिलेगा दो सरकारें, ये भी भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण को दर्शाता है। फिर उसके साथ साथ और भी कुछ संघात्मक लक्षण हैं, लेकिन वह भारतीय संविधान में नहीं पाए जाते हैं बल्कि वह अमेरिका में पाए जाते हैं। जैसे दोहरी नागरिकता, ये भी संघात्मक लक्षण है, लेकिन यह अमेरिकी संविधान का लक्षण हमको देखने को मिलेगा। फिर द्वैध न्यायपालिका, ये भी संघात्मक लक्षण को दर्शाता है, लेकिन ये भी अमेरिकी संविधान में देखने को मिलेगा। फिर संविधान की कठोरता, ये भी संघात्मक लक्षण को दर्शाता है, तो ये भी अमेरिकी संविधान में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों लक्षण पाए जाते हैं। इस आधार पर हम क्या भारतीय संविधान की प्रकृति को कह सकते हैं, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों लक्षण पाए जाते हैं। इस कारण भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? अर्धसंघीय है, क्वासी फेडरल है। और इस बात पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि भारतीय संविधान का नेचर कैसा है? क्वासी फेडरल है, अर्धसंघीय है। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारतीय संघ पर कथन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग भारतीय संघ के कथन की बात करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संघ को किसने सहकारी संघवाद कहा? सहकारी संघवाद किसने कहा? ऑस्टिन ने। और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संघ को किसने सहकारी संघवाद कहा? ऑस्टिन ने कहा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान को किसने अर्धसंघीय कहा है? तो केसी हेयर ने भारतीय संविधान की प्रकृति पर चर्चा किया और उन्होंने कहा कि भारत का संविधान कैसा संविधान? अर्धसंघीय संविधान है। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारतीय संघ को किसने सौदेबाजी संघ कहा है? तो सौदेबाजी संघ किसने कहा? मोरिस जोन्स ने सौदेबाजी संघ कहा है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अन्य चीज़ों पर देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संघ को किसने अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य संतुलन कहा है? तो केसी हेयर ने अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य संतुलन कहा है। फिर इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट पूछा जाता है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। यह किसका कथन है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। फिर इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन और आता है
कि संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघात्मक हो जाता है, यह किसका कथन है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।